नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में विशेष तौर पर आज हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि जैसे कि हम अपने जीवन का पूरा आनंद तभी उठा सकते हैं जब शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहें। इंसान के जीवन में मुश्किलें और बुरे वक्त तो आते ही रहते हैं। हम में से सबके साथ ऐसा होता है। नौकरी में छटनी, वेतन में कटौती और कई बातों को लेकर तनाव भी होते हैं। लेकिन बता दें कि इन सबको लेकर चिंता, नींद संबंधी परेशानियां, डिप्रेशन जैसी जो समस्याएं हैं वो स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आज हम मानसिक स्वास्थ्य के ज़मीनी हालात की पड़ताल करेंगे। पड़ताल इसलिए कि आमतौर पर जब मेंटल हेल्थ की बात होती है तो या तो इसे कई प्रकार के मिथ से जोड़कर देखा जाता है या फिर सामाजिक कलंक की तरह देखा जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। तो आज इस कार्यक्रम का विषय रहेगा कैसे निपटे मानसिक विकारों से, रोकथाम, लक्षण और उपचार। आपको बता दें कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भी मानसिक परेशानियां ज्यादा होती है। अगर शुरुआती दौर में इस पर ध्यान न दिया जाए तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कई समस्याएं और भी गंभीर बन सकती हैं। अगर आप भी छोटी छोटी बातों से तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार अगर आप बनते हैं या फिर इस तरह की कोई समस्या है, तो आप हमारे एक्सपर्ट से सीधी बात कर सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इस फोन पर कोई पैसा नहीं लगना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आपकी समस्याओं के लिए हमारे स्टूडियो में देश के दो बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। आप हैं डॉक्टर प्रोफेसर जोशी। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में साइकोलॉजी विभाग की पूर्व एचओडी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। इनसे हम समझेंगे कि कब मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने की जरूरत है। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नंद कुमार। आप दिल्ली एम्स में मनोरोग विभाग में प्रोफेसर और आईसीएमआर के द्वारा संचालित मस्तिष्क संबंधी अनुसंधान के चीफ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम समझेंगे कि अवसाद कब एक बड़ी चुनौती बन सकती है। तो इसी तरह से हमारी बातचीत आज इस कार्यक्रम में मनोरोग के बारे में खास तौर पर होगी और किस तरह की मानसिक समस्याएं हो सकती है इसके बारे में भी होगी। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते इस रिपोर्ट पर। क्या करें, कैसे करें, किससे करें, कौन सुनेगा बात, समझेगा कौन? कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं? उफ, दर्द है। जी हाँ, ये आवाजें हैं हम सब की। काम का बोझ, अधिक तनाव, रिश्तों में अनबन, एग्जाम या प्यार में असफलता या किसी तरह की दुर्घटना, ऐसे कई कारक हैं जो मानसिक समस्या का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा याददाश्त का कमजोर होना, भय लगना, अवसाद जैसी शिकायतें भी कहीं न कहीं मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण अक्सर लोग मानसिक रोगी को पहचान नहीं पाते या फिर उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। मानसिक रोगी की उपेक्षा की बात हो या फिर भेदभाव की, तो रोगी को समाज में कलंक की तरह देखा जाता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। हिचकिचाहट, जागरूकता की कमी या फिर ये सोचना कि साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक के पास गए तो शादी ब्याह टूट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं। बता दें कि हमारे मस्तिष्क का हमारे दिल की सेहत पर सीधा असर पड़ता है। यानी अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका दिल भी बेहतर काम करेगा, और यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो इसका खामियाजा आपके दिल को ही भुगतना पड़ेगा। एक नई रिपोर्ट के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना और अवसाद से जूझ रहे लोगों को स्ट्रोक या दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का तो कहना है कि जब कोई व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाए, उसकी भावनाएं और व्यवहार कुछ अलग तरीके की हो, तो ऐसी हालत में वो दिमागी तौर पर बीमार होता है। मानसिक रोगी आसानी से दूसरों को समझ नहीं पाता और उसे रोजमर्रा के काम काज करने में भी मुश्किल होती है। और ऐसा होता है
मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन के कारण। तब इनके उपचार के लिए मनोरोग चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यदि कारणों की बात करें तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण के अलावा ये बीमारी आनुवांशिक भी हो सकते हैं। अपने में खोए रहने वाले, चुप रहने वाले, कम दोस्ती करने वाले लोगों में स्किज़ोफ्रीनिया अधिक होता है। ये बीमारी कुछ दवाओं, रासायनिक तत्वों, शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से भी हो सकते हैं। इसके अलावा साइकोसिस, स्किज़ोफ्रीनिया, उन्माद, अवसाद, मंदबुद्धि होना, मिर्गी इत्यादि रोग उन लोगों में ज्यादा मिलते हैं जिनके परिवार में इसका कोई इतिहास होता है। ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ती है परिवार में मरीजों की सही देखभाल और सही डॉक्टर मदद की। गौरतलब है कि पार्किंसंस डिजीज मस्तिष्क में मौजूद वाइटल नर्व सेल को पूरी तरह नष्ट कर देता है, जिससे हमारा खुद अपने ऊपर वश नहीं चलता। इसी तरह अवसाद एक ऐसी बीमारी है जो हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनती जा रही है। अवसाद के दौरान भी हमारा खुद पर वश नहीं चलता। खुद में कुछ अलग अनुभव करना या फिर ज्यादा चिड़चिड़े हो जाना आदि इसके शुरुआती लक्षणों में से गिने जा सकते हैं। इसी तरह हंटिंगटन्स डिजीज के तहत मरीज की सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता प्रभावित होती है। जी हाँ, तो ये थी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। एक खास बात आपको बता दें कि पिछले दिनों मानसिक स्वास्थ्य उत्सव के मौके पर दिल्ली एम्स ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जिसके जरिए आप घर बैठे न केवल अपनी मेंटल हेल्थ की जांच कर सकते हैं, बल्कि केवल 40 सेकंड में आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले लोगों के मूड को भी बदला जा सकता है। मानव मन और मानवीय भावनाओं पर आधारित इस पोर्टल के बारे में हम मनोवैज्ञानिक सृष्टि अस्थाना से जानेंगे, जो हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर जुड़ गई हैं। सृष्टि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो आइए इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर नंद कुमार, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि कार्यक्रम के शुरुआत में ही हमने बताया कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल डे के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में जानना चाहेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें बताएं कि इस वक्त यहाँ पर जो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है उसे आप किस तरह से देखते हैं? जी नमस्कार, शुक्रिया। यदि हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, जैसे आपने कहा मानसिक स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य आपने एक बड़ी अच्छी बात दिखाई अभी कि मिथ बहुत अधिक है, मिसकंसेप्शन बहुत अधिक है। बिल्कुल। तो मानसिक स्वास्थ्य को हम लोग अक्सर मान के चलते हैं कि मानसिक बीमारी है, बट ऐसा होता नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य एक जो आम स्वास्थ्य है, जैसे हमारा शरीर का स्वास्थ्य है, उसी तरह मन का स्वास्थ्य भी होता है। तो यदि हमारी नॉर्मल है, फीलिंग हमारी ठीक है, हमारी इमोशंस आप हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, हमसे किसी को परेशानी नहीं हो रही है, तो मान के चलते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। मतलब हमारी फीलिंग, हमारे इमोशन, हमारे थॉट्स, हमारे मूड, हमारी नींद। इसको हम ब्लैक एंड वाइट में देख नहीं सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे देश का खराब है या अच्छा है। हाँ, लेकिन ये देखा गया है कि बदलते हुए परिवेश के कारण, या जैसे अभी आपने दिखाया, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी सी गंभीर से लग रही है। अच्छा। अगर हम ऐसे देखें, WHO का रिपोर्ट देखें एक, तो उसके अनुसार पूरे वर्ल्ड में 8 में से 1 आदमी किसी मानसिक बीमारी से संबंधित हो सकता है। अच्छा। और हम भारत की बात करें तो 8-7 में से 1, मतलब भारत में ये बहुत अधिक बढ़ रहा है इसका। और मानसिक बीमारियां बहुत तरह की होती है। जब मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो बहुत तरह की बीमारी होती है। बिल्कुल। तो किस किस तरह की ये बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में आगे। इस बीच डॉक्टर रुचि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन दिनों बहुत ज़्यादा एक शब्द प्रचलन में आ गया है, वो है डिप्रेशन। मीडिया में भी खासतौर पर इसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हम सुनते हैं। पहले तो हम आम बोलचाल की भाषा में ही बोल दिया करते थे अगर कोई तनाव में होता था कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन अब ऐसा बताया जाता है कि
लिए ये इससे कहीं ज़्यादा गंभीर बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत सही सवाल किया आपने। बहुत ज़्यादा कॉमन है डिप्रेशन। अगर हम प्रिवलेंस की बात करें तो हमारे समाज में, हमारे कंट्री में पिछले बहुत समय से मीडिया पर इस पर चर्चा भी होती है और लोग ऐसा बातों बातों में कहते भी हैं कि हाँ, मुझे भी बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, या अवसाद के सिम्टम्स उनको नज़र आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से जो है हम देखेंगे हमारे देश में लोगों का हेल्प सीकिंग बिहेवियर बहुत पुअर है। यानी कि वो विशेषज्ञों की सलाह नहीं लेते, किसी साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को वो कांटेक्ट नहीं करते हैं अपनी इस प्रॉब्लम के लिए। जो सबसे मुख्य कारण है, कुछ लोगों में तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है, मतलब कि अवेयरनेस नहीं है उतनी, वो जानते ही नहीं है कि ये भी एक मानसिक रोग है जिसके लिए, या कोई कितना सीरियस इशू है जिसके लिए हमें हेल्प की ज़रूरत है या थोड़ा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जिनको जानकारी है तो वो नेग्लिजेंस है कि मुझे पता है मुझे प्रॉब्लम है, बट मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम को, निगलेक्ट है, तो मैं इसलिए ना तो खुद ही कोई उपचार कर रहा हूँ, ना मैं किसी से हेल्प ले रहा हूँ। और एक तीसरे वर्ग के लोग हैं जिनमें उन लोगों को लगता है कि मतलब उनको ये बड़ा स्टिग्मा की तरह लगता है कि अगर हम जाएंगे, किसी को कांटेक्ट करेंगे, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में दिखाने जाते हैं या किसी से भी डिस्कस करेंगे तो लोगों को क्या लगेगा मेरे बारे में, तो है ना। तो ये स्टिग्मा, नेग्लिजेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये इतने मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से हम कहें कि चाहे वो अवसाद हो यानी कि डिप्रेशन या कोई भी मानसिक रोग हो, तो हमारा हेल्प सीकिंग बिहेवियर बहुत पुअर है, यानी कि हम उसके लिए हेल्प नहीं लेते। इसीलिए बहुत सारे रिसर्च में इंडिया में ये देखा गया कि तकरीबन कोई 80% लोग ऐसे हैं जो मानसिक रोग होने के बावजूद भी ट्रीटमेंट सीख नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में श्रेष्ठी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि मनोवैज्ञानिक के तौर पर क्या इस तरह की समस्याएं आपके सामने भी आई है कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं दरअसल वो और पहले आ जाते हैं और आपके पास अगर वो पहले से मदद ले लेते हैं तो शायद उनकी स्थिति और बेहतर हो सकती थी। इसी मिथ या स्टिग्मा के कारण लोग काफ़ी देर कर देते हैं मानसिक समस्याओं को समझने में और यहाँ तक कि किसी प्रोफेशनल हेल्प लेने में। सृष्टि जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सृष्टि जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, लग रहा है सृष्टि जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर नंद कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए और उससे जुड़े विकारों की बात की जाए तो ये कई तरह के हो सकते हैं। तो मोटे तौर पर अगर आप यहाँ पर हमें बता सके कि किस किस तरह की समस्याएं इससे जुड़ी हुई हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य की जो बीमारियां हैं या मानसिक स्वास्थ्य से जो संबंधित समस्याएं हैं, यदि हम उसको ऐसे देखें तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जैसे बचपन में बहुत ही आम है, हम लोग आजकल बहुत अधिक सुनते हैं, थोड़ा बुद्धि का विकास ठीक से नहीं होना या अटेंशन की कमी होना, बहुत बेचैनी महसूस करना, या फिर ऑटिज्म हम लोग बोलते हैं। ऑटिज्म का मतलब होता है कि जो कनेक्टिविटी होती है, एक लगाव होता है आँखों से, जो भावनात्मक लगाव होता है बच्चों का पेरेंट के साथ, वो बहुत कम होता है। ये ब्रेन में कुछ बीमारी, कुछ बदलाव होते हैं, उसके चलते होता है। इसके बाद बच्चों में डिप्रेशन भी होता है, एंजाइटी भी होती है। जब लोग बड़े होते हैं तो डिप्रेशन होता है, सिजोफ्रेनिया भी हो सकता है जो आपने दिखाया अभी, बाइपोलर भी हो सकता है, और बीमारी और एडजस्टमेंट के इशू भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो कई तरह की ऐसी समस्याएं हो सकती है जिस पर बातचीत करेंगे आगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। प्राण सिंह जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्राण सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल जी। नमस्कार, मैं गांधी योगी मध्य प्रदेश रायपुर की बात कर रहा था जी, बताएं। मैं मेरा सभी किसान जी को नमस्कार। मेरा सवाल ये था, रात में ये सब सोते हैं तो दोहराई करने के बाद से नींद नहीं जाती है और रात भर में नींद लगती और ऐसा लगता है कि एक बच्ची पंछी कर रहे हैं कुछ चार के बेटे, तो क्या ये भी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है? जी डॉक्टर रुचि, क्या लग रहा है कि ये किसी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या लग रही है? उनका कहना है कि जब वो सोते हैं तो बहुत जल्दी नींद खुल जाती है कुछ घंटों में ही, तो इस तरह की समस्या अगर बार बार आ रही है। हाँ, इसका मतलब कि इनका स्लीप तो बिल्कुल डिस्टर्ब है। अगर नींद आने में दिक्कत हो या सोने के बाद बार बार नींद खुल जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों का लक्षण हो सकता है।
मेरी सलाह ये है कि आपको ज़रूर एक विशेषज्ञ से सलाह करनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मानसिक रोग शुरू हो, चाहे वो बिल्कुल कॉमन मेंटल डिसऑर्डर हो, जैसे कि डिप्रेशन या एंजाइटी या किसी स्ट्रेस की वजह से भी, तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन पर पड़ता है। यानी कि हमारा जो ईटिंग पैटर्न है और जो स्लीपिंग पैटर्न है वो ही सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको जितना जल्दी अगर आप हेल्प लेंगे, उनसे विशेषज्ञ से डिस्कस करेंगे, उतना जल्दी आप अपनी इस बीमारी से या अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो ये फिर कोई गंभीर रूप भी ले सकती है आगे जाकर। जी, तो प्राण सिंह जी, उम्मीद है कि आप इस सुझाव पर ज़रूर अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सृष्टि जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके अनुभव के बारे में खास तौर पे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी बात हो रही है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, इसको लेकर कई तरह के मिथ है, स्टिग्मा है, और लोग अगर किसी तरह की समस्या से जूझ भी रहे होते हैं तो वो प्रोफेशनल हेल्प लेने से कतराते हैं। तो क्या इस तरह के हालात आपके सामने भी आते हैं? क्या ऐसा लगता है आपको कि अगर वो पहले ही चले आते तो शायद उनकी स्थिति और बेहतर हो पाती? जी, ये जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं ये काफी कॉमन चीज है, और ये भी होता है कि मरीज आया है ओपीडी में, उसने देखा उसको दवाइयाँ लिखी गई हैं या उनको बोला गया है कि रेगुलर थेरेपी सेशंस लेने हैं, वो थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। और जैसे आपने सुना होगा, जैसे अगर किसी को फीवर है वायरल, या डॉक्टर ने बोला है कि अगर लक्षण ठीक हो जाए तब भी दवाई 10 दिन तक कोर्स पूरी करनी है ना? जी जी। कई बार हमें भी ये देखने को मिलता है, लोग बोलते हैं अरे छोड़ो यार, डॉक्टर तो अपना मतलब पैसा कमाने के लिए या मतलब ऐसा कुछ होगा, जरूरी नहीं है, तभी ठीक हो गई, क्या जरूरत है। लेकिन फिर वही इन्फेक्शन दोबारा आता है, फिर वही लक्षण दोबारा आ जाते हैं, है ना? जी। बिल्कुल वैसे ही मनोरोग में भी देखने को मिलता है कहीं ना कहीं कि मतलब लोग दवाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो सबसे पहले कोई भी तकलीफ होती है, परेशानी होती है हमारे देश में, आज भी लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पसंद करते हैं, या अगर आप कभी लोकल बस ले या लोकल ऑटो ले, वहां पे इतने सारे ऐसे पोस्टर्स चिपके होते हैं कि ये महाशय ये जादू टोना से सब कुछ ठीक कर देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कि अगर किसी को मानसिक तकलीफ हो रही है या मन की कोई तकलीफ है, तो तुरंत हम वैसे किसी सेटअप में पेशेंट को लेके जाए। उस चीज पे तो मैं कुछ खास नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं साथ साथ एक विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। जी, दोनों चीजें साथ में भी हो सकती है। हम कभी ये नहीं बोलते ये छोड़ो वो छोड़ो यही करो, हम ये बोलते हैं कि कम से कम आपका जो डॉक्टर है, जो एक्सपर्ट है, जो आपकी बीमारी पे पढ़ाई किया है, हजारों मरीज देखा है, उस पर भरोसा रख के लिखी हुई दवाइयाँ लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, तो बिल्कुल। सृष्टि जी, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ, लेकिन इस बीच कार्यक्रम में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी 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 जी, बहुत ही वाजिब सवाल है आपका कि मानसिक स्वास्थ्य, अगर कोई इंसान परेशान है तो उसके साथ जो आसपास के लोग हैं उनका व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। डॉक्टर नंद कुमार, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मिश्रा जी, पहले तो ये सोचना चाहिए कि जिसका भी स्वास्थ्य खराब है, मानसिक स्वास्थ्य खराब है, उसकी गलती अक्सर नहीं होती है। और जब भी ऐसा होता है तो हम ये मान के चलना चाहिए हमें कि ये बीमारी है और आदमी जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। जो व्यवहार में बदलाव आता है गलती उसकी नहीं होती है। ऐसा सोचने से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारा गुस्सा कम हो जाता है, और जो व्यक्ति परेशान है, जिसका व्यवहार ख़राब है, बिकॉज जो ब्रेन की जो समस्या है उसके चलते बदलाव आया है व्यवहार में, तो उसको भी थोड़ा सुकून मिलता है और जल्दी ठीक होने की संभावना हो जाती है। हमारा व्यवहार थोड़ा सकारात्मक होना चाहिए, और ये तभी संभव है जबकि आप मान के चलें कि वो बीमार है। बिल्कुल। सृष्टि जी, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या जब आपके पास मरीज आते हैं तो उनके साथ उनके परिवार के लोग भी आते हैं, और काउंसलिंग मरीज के साथ साथ क्या परिवार के लोगों की भी होती है कि उन्हें किस तरह से पेश आना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो कोई भी हम मनोरोग या मानसिक स्थिति से जुड़ी परेशानी को जब हम समझते हैं तो तीन चीजों को हम एनालाइज करते हैं। बायो साइको सोशल फैक्टर्स, यानी कि उनका जो बायोलॉजिकल शारीरिक प्रोसेस है, जेनेटिक प्रोसेस है, हिस्ट्री कैसी रही है, उनका मतलब नेचुरल बॉडी का फंक्शनिंग कैसा है, ये सारी चीजें
साइकोलॉजिकल मतलब उनका नजरिया हो गया, उनका बिलीफ सिस्टम हो गया, बचपन से वो चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, और सोशल फैक्टर्स मतलब कि उनके पास कितना सपोर्ट है, उनके जो रिश्ते हैं आसपास वो क्या उनके लाइफ में ऐड कर रहे हैं या कुछ घटा रहे हैं। तो जिनके लाइफ में कहीं ना कहीं एक अच्छा रिश्ते वाला माहौल नहीं है, उससे डेफिनेटली असर पड़ता है। और ये सारी चीजें का जो मूल जड़ है वो ये है कि फैमिली इज द मेन फाउंडेशन। तो परिवार सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। तो कहीं ना कहीं जब भी किसी क्लाइंट का या पेशेंट जब आते हैं तो हम जरूर उनसे भी पूछते हैं, अच्छा इनके व्यवहार में क्या परिवर्तन देखा है आपने, या घर पे कैसा माहौल रहता है, क्या घर में कोई नशे करता है, क्या घर पे किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, क्या आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, या बुरे वक्त में ये इंसान किससे बात कर सकता है जी, और उनको कैसे सपोर्ट करना है, तो हम बिल्कुल करते ही हैं। जी बिल्कुल। आइए अब इसी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में फोन लाइन के जरिए जुड़ सकते हैं अपने सवालों को लेकर। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम खास तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और जैसे कि बातचीत के क्रम में हमने अवसाद और डिप्रेशन का जिक्र किया, डॉक्टर रुचि यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो डिप्रेशन होता है इसके लक्षण किस प्रकार के होते हैं? जब भी किसी में आपको डिप्रेशन देखना हो तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि उसके व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि अगर वो व्यक्ति बहुत उदास दिख रहा है या बहुत चिड़चिड़ा है, या जिन चीज़ों में वो पहले इंटरेस्ट लेता था अब वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है, या बहुत ही ज़्यादा थका हुआ लगता है, बहुत लो लेवल ऑफ एनर्जी लगती है। ये तो बहुत ही गंभीर सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर उसके बायोलॉजिकल फंक्शन भी इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे कि हम अभी अभी बात कर रहे थे कि अगर स्लीप डिस्टर्ब है या एपेटाइट डिस्टर्ब है, भूख या तो लग नहीं रही है या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत जंक फूड ले रहे हैं, सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गई है, या बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग है किसी चीज़ को लेकर, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, और कभी कभी तो आत्महत्या के विचार भी मन में आते हैं, या कुछ पेशेंट्स डिप्रेशन की वजह से कोशिश भी करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं और अगर इन सब सिम्टम की वजह से हमारे रोज़ के दिनचर्या पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके एकेडमिक्स अफेक्ट हो रहे हैं, अगर वो घर बाहर काम करते हैं तो उनका वर्क इम्पैक्ट कर रहा है, या जो भी उनके अगर रिलेशनशिप इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो हमको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये लक्षण जो हैं वो उदासी के यानी कि डिप्रेशन अवसाद के हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में ज़रूरी है कि हम विशेषज्ञ की सलाह लें। माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में आप काउंसलिंग साइकोथेरेपी से भी ठीक हो जाते हैं, बट सीवियर लेवल ऑफ डिप्रेशन में यूजुअली हमको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो डिप्रेशन यानी कि अवसाद के बारे में भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रदीप साहू हमारे साथ इस वक्त भोपाल मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर साहू, बताएं क्या जानना चाहते हैं? भोपाल से बोल रहा हूँ, मैडम प्रदीप बोल रहा हूँ मैं। जी जी बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी डॉक्टर से कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में वो क्लियर का डिफरेंस क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईटिंग डिसऑर्डर से कौन सी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम जो पैदा हो सकती है, और स्लीपिंग डिसऑर्डर से कौन सी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है? स्लीपिंग डिसऑर्डर से, ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में
न्यूरोलॉजिस्ट ज्यादा मतलब क्या पाएगा कि साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, आइए आपने 3 सवाल पूछे हैं, सबके जवाब एक एक करके लेते हैं। और सृष्टि जी आपसे जानना चाहेंगे, जो पहला सवाल था इनका कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, इनमें अंतर क्या है? ठीक है, स्ट्रेस जो है वो एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है, सबके साथ होता है। ऐसा किसी प्रोफेसर ने बोला था बहुत पहले कि जिस इंसान को स्ट्रेस नहीं है वो जिंदा ही नहीं है। तो एक बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रेस हम सबके साथ होता है, वो शायद थोड़ा जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में अगर एग्जाम नहीं होंगे तो कोई बच्चा क्यों पढ़ेगा, राइट? तो उतने लेवल का प्रेशर जरूरी है। अब जब वो प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, जब हमारा मतलब एग्जाम में मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, दोस्तों से नहीं बन रहा, बुली हो रहा है, मतलब दोस्त लोग मजाक उड़ाते हैं, अगर मैं एक बच्चे का एग्जांपल लूँ तो, और घर पे भी माता पिता में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और घर पे पैसों की कमी, ये बहुत सारे फैक्टर्स हो गए। और जब सालों सालों चलते हैं ये, या कम ड्यूरेशन में बहुत इंटेंसिटी के साथ आते हैं, तो स्ट्रेस जो है उसके बाद हमारा या तो डिप्रेशन या तो एंजाइटी के लक्षण आ सकते हैं। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जी ठीक है, डॉक्टर नंद कुमार, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर का जिक्र किया, कि इससे मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ सकता है? मैं इसका जवाब देता हूँ। एक पहले मैं बता दूँ, अभी जो सृष्टि ने कहा उसको थोड़ा सप्लीमेंट करता हूँ। जी जरूर। कि जो डिप्रेशन और एंजाइटी है प्रदीप जी, जो आपने कहा, तो उसमें खास अंतर ये होता है कि डिप्रेशन में उदासी होती है, उसमें किसी से मिलने का मन नहीं करता है, लगता है चुपचाप रहें, बैठे रहें, अकेले रहने का मन करता है। एंग्जाइटी में घबराहट होती है, घबराहट में लगता है कि लोगों के साथ में रहें, अकेले रहने का मन नहीं करता उसमें, तो इसमें लोग को ढूंढते हैं कि हमारे साथ को रहे। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कॉमनली हम लोग देखते हैं। जो तीसरा सवाल आपका था स्लीपिंग डिसऑर्डर, तो स्लीपिंग डिसऑर्डर या तो बीमारी का हिस्सा हो सकता है, जैसे मान लीजिए मुझे डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या बाइपोलर है, शुरू हो रहा है, या साइकोसिस है, या हम नशे का सेवन कर रहे हैं, तो या तो इसका हिस्सा हो सकता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि शुरुआत इससे होती है। जैसे मान लीजिए नींद नहीं आती है, तो पहला लक्षण होता है मूड्स डिसऑर्डर हम लोग बोलते हैं, कि उस नींद नहीं आती है, तो लगातार नींद नहीं आ रही है 3 दिन तक, 4 दिन तक, 2 हफ्ते तक, तो उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती है। लेकिन देखना पड़ेगा नींद का कारण क्या है, नींद क्यों नहीं आ रही है। मान लीजिए कुछ समस्या है जो थोड़ी देर के लिए है, उससे नींद अफेक्ट होता है, तो जब समस्या सॉल्व होती है तो नींद ठीक हो जाती है। या अगर कोई नींद ऐसे नहीं आ रही जो समस्या दिखती नहीं है बट आपको नींद नहीं आ रही हो, तो मान के चलते हैं कि बीमारी कुछ ना कुछ हो सकती है और हमें उसको देखने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हम लोग ये कहें कि बीमारियां हाँ क्या क्या हो सकती है उसमें। ठीक है, और इनके अगले सवाल पर भी आते हैं। डॉक्टर ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या आ रही है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, और इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी अलग अलग होते हैं, तो इनका अंतर हमें बताएं। जब हम मानसिक रोग की बात करते हैं तो बिल्कुल उसके लिए आप मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकेट्रिस्ट को कांटेक्ट करें। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर दवाई की ज़रूरत होगी तो वो साइकेट्रिस्ट ही देते हैं, तो आप पहले वहाँ भी जा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, माइल्ड टू मॉडरेट लेवल की अगर बीमारी है ना, तो वहाँ पर काउंसलिंग थेरेपी बहुत काम करती है। कभी कभी दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, बट सीवियर लेवल की अगर गंभीरता है तो फिर हमको दवाई की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ये क्लैरिटी हुई कि हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, इस तरह के साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, या किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। दूसरी चीज़, ये दूसरा सवाल जो था इनका कि आपका सवाल था कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में, इसी में ही मेरा जवाब आ गया कि साइकेट्रिस्ट दवाई देते हैं, और जो दूसरे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो दवाई नहीं देते, वो जो इलाज है वो काउंसलिंग साइकोथेरेपी के द्वारा ही करते हैं। लेकिन एक और चीज सभी लोगों के लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि जैसे माफ कीजिएगा डॉक्टर ऋषि, यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है, इस बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। ब्रिजमोहन जी राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ब्रिजमोहन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो ब्रिजमोहन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो ब्रिजमोहन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर ऋषि, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, बस हम वही चर्चा कर रहे थे जो उनका सवाल था स्लीपिंग डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर को लेकर। मुझे लगता है कि ये हम खुद ना डिसाइड करें कि ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है या ईटिंग डिसऑर्डर है, क्योंकि वो स्लीपिंग
स्लीप का इशू या मतलब ईटिंग का कुछ भी इशू है, अगर कुछ भी पैटर्न में डिस्टरबेंस है तो वो किसी और बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लें। डॉक्टर ये डिसाइड करेंगे कि यह अपने आप में भी, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर होता है और ये बहुत सारी बीमारियों का लक्षण भी होता है। तो हम ये चीज को, हमसे को बाहर निकलना होगा कि हम अपने आप ही सोचने लगते हैं कि ये डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर है। वो चीज हमको डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। हमारा एक काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम मदद के लिए आगे बढ़ें। जी। अगर कहीं पर कोई भी आपको समस्या है या कोई भी डाउट है तो वो जरूर पूछे, विशेषज्ञ से पूछे, उसमें झिझक ना करें। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सृष्टि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने भी बताया कि जीवन में तनाव तो होता ही है और ये तनाव कई कारणों से हो सकता है, कई तरह से हो सकता है। तो ऐसे में कोई भी कब कैसे ये तय करे कि अब मुझे मदद की जरूरत है? जी ठीक है, इस सवाल का मैं ऐसे जवाब दूंगी कि हम जब मानसिक परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं तो आप ये सोचिए, इमेजिन करिए एक स्केल है, ठीक है। स्केल के राइट साइड पे वो वाली आबादी है जिनको मनोरोग है, जिनको बीमारी के लक्षण इतने हो गए हैं कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पे असर पड़ रहा है। और एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब तनाव अगर आता भी है तो चला जाता है, जिनसे हर चीज मैनेज कर लेते हैं, जिंदगी भी अच्छी चल रही है ना। और बीच में ऐसा एक पॉपुलेशन है जो ना ही इधर है ना ही उधर है, ना उनको मनोरोग है, ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, है ना। एंड अगर मैं ये सवाल काफी लोगों से पूछती हूँ तो लोग ज्यादातर जो बीच वाले पॉपुलेशन को समझते हैं कि हाँ मैं इस कैटेगरी में हूँ। तो उसी हिसाब से हमारे पास एक वैरायटी में प्रोफेशनल अवेलेबल होते हैं, जैसे मनोचिकित्सक होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो राइट साइड पे स्केल में है ना, जिनको बीमारी हो चुकी है, जिनके इंटेंसिटी सिम्टम्स के ज्यादा है, वो मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। फिर आते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, ये अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो हमें कभी इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम एकदम बीमारी वाले एंड पे चले जाएं। अगर हम बीच वाले मतलब स्केल के बीच वाले हिस्से में हैं जहाँ हमें दिख रहा है कि यार मैं थोड़ा ज्यादा चिढ़ मचने लगा है, थोड़ा ज्यादा गुस्सा आने लगा है, शराब पीने का ज्यादा इच्छा कर रहा है, या बिना सिगरेट पिए मेरा दिन नहीं जा रहा, बीड़ी पिए जो भी नशे लोग कंज्यूम करते हैं उसका चाहत बढ़ रहा है, और परिवार में भी आपस की रिलेशनशिप्स खराब होते चली जा रही है। तो इट इज गुड टू सी अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब ये एक तरह से अलार्मिंग बेल है, एक चेतावनी है कि अब आप जो है वो प्रोफेशनल हेल्प जरूर ले लें। डॉक्टर रुचि, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रही थी? हाँ, बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि इसको बहुत ही आसान चीज से आप समझें कि अगर इन सब लक्षण के वजह से आपके दिनचर्या पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, अच्छा। जैसे कि आपका जो हाइजीन है, पर्सनल केयर है, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके रिलेशनशिप्स पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके कामकाज पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो फिर हमको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये एक लक्षण हो सकते हैं किसी भी मानसिक रोग के। और जैकी सृष्टि जी ने बताया था कि ऐसे बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि हर किसी को मेंटल इलनेस हो, डिसऑर्डर हो, बहुत सारे लोगों को जो है वो सब सिंड्रोमल इश्यूज भी होते हैं, मतलब वो रोग नहीं है, बस इश्यूज हैं। तो उसके लिए हम खुद से भी अपने पर थोड़ा मेहनत करें, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो बहुत स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से लोग खुद भी स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। शिव कुमार जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शिव कुमार जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, से शिव कुमार बोल रहा हूँ। जी बताएं। मेरा सवाल ये तनाव रहता है, डायबिटीज की समस्या है, ठीक है शिव कुमार जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है। शिव कुमार जी, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। हम यहाँ तक समझ पाए हैं कि आपको नींद ना आने की समस्या हो रही है और तनाव हो रहा है, और क्या बात? जी अच्छा, ठीक है। डायबिटीज भी है और जो है वो डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर नंद कुमार क्या सुझाव दे रहे हैं।
जी शिव कुमार जी, देखिए इस बात को समझना पड़ेगा कि जब डायबिटीज़ होता है, जब बीमारी शुगर की होती है, तो उसमें तनाव बढ़ता है। तनाव बढ़ता है, उदासी बढ़ती है, और उदासी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। दवाई के साथ साथ जो दवाई आपको डॉक्टर दे रहे हैं, शुगर की दवाई दे रहे हैं या तनाव की दवाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। जैसे कि डेली कम से कम 40 मिनट वॉक करें, यदि आप वॉक कर सकते हैं तो। थोड़ा योगा करें, कुछ एक्सरसाइज करें। यदि आप ये करते हैं तो तनाव भी कम होता है, प्लस जो आपके जो डायबिटीज़ की समस्या है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके अलावा जो प्राणायाम है, हम लोग बोलते हैं योगा है, दैट ऑल्सो हेल्प, वो बहुत अधिक मदद करता है। उसको भी कोशिश करें आप करने का, तो शायद दवाई की ज़रूरत भी कम पड़े और तनाव जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल। शिव कुमार जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जी डॉक्टर रुचि, आप भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रही थी। नहीं, मैं इसी में एक बात और ये कहना चाहूँगी कि लगभग 80% लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको, जो डायबिटिक हैं, और 80% लोगों को डिप्रेशन भी होता है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है हर डायबिटिक पेशेंट के लिए जानना कि वो कितना प्रोन है उदासी के लिए, डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए, और दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। अच्छा। जब हमें डिप्रेशन होता है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो हम काफ़ी प्रोन होते हैं डायबिटीज़ के लिए। और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें डिप्रेशन, तो इसलिए जो हमें अपने ट्रीटमेंट में जो सारी बातें डॉक्टर नंद कुमार ने बताई, ये सारे सुझाव को ज़रूर अपनाना होगा रोज़ की दिनचर्या में। अगर हम अपने लाइफस्टाइल पर फोकस करेंगे तो दोनों चीज़ों में हमें फ़ायदा होगा, हमारा डिप्रेशन भी इम्प्रूव होगा और हमारी डायबिटीज़ भी इम्प्रूव होगी। बिल्कुल। सृष्टि जी, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है या उदासी अगर छाई हुई है तो फिर क्या करें? देखिए, अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो गई है तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहूंगी कि ये वन फिट ऑल है। मतलब जैसे कोई भी प्रकार का फीवर है, क्रोसिन ले लो, ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए ठीक होगा, लेकिन उसके जड़ तक पहुंचना जरूरी है। तो मैं यही सुझाव दूंगी कि आपके पास के सरकारी अस्पताल में जो अच्छे मनोचिकित्सक हैं उनके पास जाए। जी जी बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारी चर्चा जारी रहेगी स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ जुड़ते रहें। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम तरह की परेशानियों, समस्याओं के बारे में अब तक हमने बात की। लेकिन इसका एक एक्सट्रीम या अतिशयोक्ति कह सकते हैं, वो स्थिति आ जाती है जब इंसान आत्महत्या के बारे में सोचने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है, कैसे आती है, आइए इसके बारे में भी कुछ यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर रुचि, बताएं इसके बारे में, क्यों ये प्रवृत्ति जागृत होती है किसी में? एक तो सबसे ज़रूरी ये जानना है कि डिप्रेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सुसाइड का ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर हमारे देश में भी हम बात करेंगे तो वो चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, जब उनको कभी भी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जब वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, उनको लगता है कि इस मेरी प्रॉब्लम का कोई भी समाधान नहीं है, तो जब होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस दोनों बहुत बढ़ जाएं तो वो एक अवस्था होती है सुसाइड की। लेकिन
ये भी बहुत ज़रूरी जानना है कि ये डिप्रेशन के भी लक्षण हैं, हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस। तो ऐसा बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस में देखा जाता है कि वो लोग भी बहुत प्रोन होते हैं सुसाइड के लिए। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ गंभीर सीवियर मेंटल इलनेस ऐसी हैं जिसमें भी लोग सुसाइड कमिट करते हैं, या फिर एडिक्शन की वजह से भी, सब्सटेंस अब्यूज़ में भी ऐसा देखा गया है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और ये बात आपने बिल्कुल सच कही कि इसके केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर हम NCRB का डाटा देखें तो 2019 से 20 में ज़्यादा थे, 23 में, और अभी जो लेटेस्ट स्टडी है 2022 की, उसमें ऐसा देखा गया कि आत्महत्या के लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा केसेस, 1,64,00,000 के करीब जो है, 64,000 के करीब ये केसेस थे, जो 2022 का डाटा है जनवरी का। जी, यानी कि लगातार ये तादाद बढ़ती जा रही है, जो जाहिर तौर पर हमारे लिए चिंता की बात है। तो इस विषय पर बातचीत को और भी विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, कैलाश प्रजापति जी, उज्जैन मध्य प्रदेश से। आइए उनका रुख करें। कैलाश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार, बताएं। मैडम, मानसिक तनाव से जी कैलाश जी, आपकी आवाज साफ साफ नहीं मिल पा रही है। मानसिक तनाव से किस तरह की समस्याओं के और की आशंका जता रहे हैं आप? जी मैडम, चर्म रोग हो सकता है, अथवा सिर दर्द हो सकता है, नींद ना आना। जी जी, सृष्टि जी बताएं। और मैडम जी, कुछ और पूछना चाहते हैं कैलाश जी? हाँ मैडम, और मानसिक तनाव को कैसे दूर करें? ठीक है, आइए आपके दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। जी सृष्टि जी बताएं। मुझे उनका पहला सवाल मुझसे समझ में नहीं आया, प्लीज दोबारा बता सकते हैं? पूछना चाहते हैं कि मानसिक तनाव से क्या चर्म रोग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं? कौन से रोग? स्किन डिजीज। अच्छा, स्किन डिजीज। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। एक्चुअली आपका जो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य है, ये आपस में बहुत गहराई से जुड़ा होता है। और जैसे मैम ने, रुचि मैम ने और नंद सर ने भी पहले बोला है कि कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल फंक्शंस पे असर पड़ता है। तो कई बार जैसे कोई इंसान स्किन डॉक्टर पे गया कि ये एक रैश है या ये चीज बार बार मेरे साथ हो रहा है, तो और काफी बाकी चीजें भी होती है। जैसे एक डिसऑर्डर होता है ट्रिकोटिलोमेनिया, उसमें लोग अपने स्किन को थोड़ा नोचने लगते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमें समझना पड़ेगा कि इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से, यानी कि मतलब एक डर्मेटोलॉजिस्ट उस चीज का एक्सपर्ट है और एक मनोचिकित्सक, उनको साथ बैठ के इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि इसका असली जड़ क्या है बीमारी का। और बिल्कुल अगर बहुत ज्यादा तनाव बहुत ज्यादा वक्त तक है, कहीं ना कहीं आपके शरीर पे असर पड़ता ही है। जी। और सबका कुछ सेंसिटिव चीज होता है, जैसे कि किसी का हो सकता है सर दर्द जल्दी हो जाता है, किसी का हो सकता है पेट खराब हो जाता है जल्दी, किसी का स्किन सेंसिटिव है तो उस पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। जी बिल्कुल। तो कैलाश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि आज इस कार्यक्रम में हम मानसिक स्वास्थ्य पर बात कर रहे थे और आत्महत्या की प्रवृत्ति को लेकर भी हमारी बातचीत यहाँ पर आई है, तो डॉक्टर नंद कुमार आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की प्रवृत्ति जब किसी के अंदर आती है, तो क्या इससे पहले भी कुछ ऐसे संकेत या लक्षण दिख सकते हैं कि आसपास के लोग ये समझ सके, अलार्म हो सके कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है? बिल्कुल, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि एक तरह का इंडिकेटर का काम करता है। जी जी। जैसे लगता है कि मान लीजिए कि बुखार होने वाला है और बुखार हो गया, उस तरह कुछ लक्षण होते हैं। जैसे मन का उदास रहना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, चुपचाप रहना, थका थका लगना, एक इंटरेस्ट जो होता है, एक लगाव होता है वो ख़त्म हो जाना या बहुत कम हो जाना, नींद नहीं आना। और अच्छी बात है कि जब हम इसको समझ लेते हैं तो जो डॉक्टर रूसी कह रही थी, बहुत सारे केसेस सुसाइड को रोक सकते हैं। सुसाइड में डिप्रेशन एक बड़ा कारण होता है, बट बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट डिप्रेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। यदि हम केवल डिप्रेशन को कंट्रोल कर लें तो हम सुसाइड को बहुत हद तक रोकने में कामयाब हो सकते हैं। जी हाँ, तो आत्महत्या की प्रवृत्ति किसी में आ सकती है, वो आप पहले भी समझ सकते हैं अगर उसके व्यवहार और उसके जो लक्षण होते हैं उन पर अगर आप ध्यान दें तो। बातचीत इस पर जारी रहेगी, लेकिन आइए इस बीच चलते हैं भारत सरकार के एक अनुसंधान संस्थान में और देखते हैं कि मानसिक रोगियों के बिगड़े हालात को।
चिल्लाती हूँ, हंस रही हूँ। क्या हुआ है बेटी को? उसका दिमाग में परेशानी है, दिल दिमाग में परेशानी, परेशान है बहुत ज़्यादा। क्या करती है? हैं? कैसे? हर टाइम बोलती चालती रहती है, फिरती रहती है, सोती नहीं, इसको नींद नहीं आती, खाना नहीं खाती बिल्कुल भी, बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा सबको, पूरे घर वालों को। हम बहुत परेशान हैं, 2-3 महीने हो गए हमें परेशान होते होते। क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो? हाँ जी, टीवी देख रही हूँ। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पिक्चर देख के, मेरा दिल खुश हो रहा है। दिल खुश हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है? मेरी तबीयत पहले से बहुत बेटर है और मैं अपने आप को बेटर देन महसूस कर रही हूँ पिछले टाइम से। बेटर महसूस कर रही हूँ? हाँ जी। मुझे 2-4 गुंडों ने पकड़कर सड़क पर मेरे कपड़े फाड़े थे। मैं यहाँ पड़ गई, फिर यहाँ पर मैंने 9 साल की 10 साल तक दवाई खाई और फिर मुझे याददाश्त वापस आई। और मैं अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अभी थाने में ले चलो तो मैं वहीं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। अगर मैं आपको काम दिला दूँ? नहीं, काम नहीं दिलाएंगे। पहले ये शेयर मार्केट में ब्रोकर थे, सब ब्रोकर, तो लॉस हुआ, काफ़ी लॉस हुआ, तो उसके बाद 1995 में डिप्रेशन में चले गए लॉस होने के बाद। तो फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट हुआ, फिर ठीक हो गए, फिर कुछ काम करने की कोशिश की, नहीं हो पाया, फिर डिप्रेशन में सुसाइड करना है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं इनको, सुसाइड करना चाहते हैं। तो मतलब फिर अब ये है कि अब काम करना ही नहीं चाहते। उन बातों को ना याद दिलवाओ तो ही सही है। मैं अपने मन में रखूँगी अपनी बातों को, मैं दूसरों के सामने ना रोना चाहती। जी हाँ, तो आपने सुना मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे कुछ लोगों को और देखा आपने कि किस तरह से अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझते हुए लोग अवसाद और उसके बाद आत्महत्या तक की स्थिति के बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति न बने इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर आइए बातचीत करते हैं। एक बहुत ही खास कदम उठाया गया है हाल ही में जब एम्स ने एक पोर्टल बनाया है। आइए इस पोर्टल के बारे में समझते हैं। तो सृष्टि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये दावा किया जा रहा है कि मात्र 40 सेकंड के अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले इंसान के मन को बदला जा सकता है इस पोर्टल के जरिए। ये कैसे संभव है? देखिए, जब हम सुसाइडल थॉट्स, आइडिएशन या बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो कहीं मतलब जब वो मूवमेंट है जहाँ पे इंसान को लग रहा है अब तो खत्म कर देना, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, उस वक्त पे अगर सही इंसान जिसका सही ट्रेनिंग हुआ है, जिसको पता है कि उस परिस्थिति को क्राइसिस कैसे हैंडल करना है ना, तो दैट पर्सन कैन एक्चुअली कन्विंस द इंडिविजुअल। तो ऐसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है और जो ये प्लेटफॉर्म डॉक्टर नंद कुमार के अंडर डेवलप हुआ, इसमें सारे स्पेशलिस्ट हैं जो इसी चीज में एक्सपर्टीज है उनका, और उस वक्त पे कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे टाइम बाई करना है कि अच्छा अगर ये इंसान यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहा है तो उस तक मदद पहुंच रही है जी, और जी। उसको 10 मिनट तक कैसे ऑक्यूपाई रखना है। अच्छा, ये काफी सारी चीजें हैं जो क्राइसिस काउंसलिंग होती हैं, जो मतलब गेट कीपिंग भी हम उसको कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर नंद कुमार के लीडरशिप पर ये पूरा जो पोर्टल है वो चलाया जा रहा है और इसके तहत बहुत सारे प्रोफेशनल्स जुटे हुए हैं। तो डॉक्टर नंद कुमार, आपसे ही जानना चाहेंगे इस पोर्टल के बारे में, मेंटल हेल्थ को लेकर के किस तरह से इस पोर्टल का ख्याल आया और ये कैसे काम कर रहा है? एक्चुअली इसमें 2 कंपोनेंट है, 2 हिस्से इसके हैं। एक तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि डिप्रेशन कैसे हम लोग समझ सकते हैं, कैसे डिप्रेशन को हम लोग जल्दी पहचान सकते हैं। तो जैसा आप जानती हैं कि हमारे देश में, भारत में डॉक्टरों की बहुत कमी है और डॉक्टर का मतलब साइकेट्रिस्ट और जिससे भी कम साइकोलॉजिस्ट हैं। तो यदि हम ऐसे देखें तो अब जो बहुत दूर दराज के लोग हैं, या दूर दराज आप छोड़ दीजिए, अगर आप शहर में भी देखिए, टाउनशिप में भी देखिए, तो एक्सेस टू डॉक्टर्स या तो लोग करना नहीं चाहते या जाना नहीं चाहते या टाइम मैच नहीं करता है, या स्टिग्मा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक बनाया है जो कि 3 मिनट में 3 मिनट्स में एक स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट है। एक स्क्रीनिंग के लिए केवल 9 सवाल हैं
ठीक है। यदि आप उस 9 सवाल का जवाब देते हैं तो उसमें स्कोरिंग सिस्टम होता है और उस स्कोर पे बता सकते हैं कि आपको डिप्रेशन की संभावना है कि नहीं है। जी। इतना ही नहीं कि आपको हम बताएंगे संभावना है कि नहीं है, बताते हम ये भी है कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और आप ये काम करें। जैसे मान लीजिए आपको मैडम ने कहा था कि माइल्ड डिप्रेशन है, तो अगर आप नहीं जा पा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, आप उपलब्ध नहीं है साइकोलॉजिस्ट आपके पास, तो आप इसके सजेशंस को फॉलो कर सकते हैं। उस सजेशन को फॉलो करके फिर आप 2 हफ्ते में आ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं कि मेरे में कितना सुधार हुआ है। तो एक टेबल है, इसका नाम हम लोगों ने रखा है हैप्पी फिट इंडिया। हैप्पी फिट इंडिया mhfindia.org। ये पोर्टल हम लोगों ने बनाया है, बट इस पोर्टल का जो सारा फंडिंग है, पोर्टल का जितना सपोर्ट है, ये आया है किसी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था से, मेंटल हेल्थ फाउंडेशन इंडिया से आया है, MHF इंडिया बोलते हैं हम लोग। एक और दूसरा हम लोगों ने किया था 2020 में, जो हमने रीलॉन्च किया है कुछ दिन पहले। इसमें जो दूर दराज के लोग हैं, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है, जहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में हम लोग उनसे अटैच करके यहाँ से सर्विस देते हैं, या जो डॉक्टर अवेलेबल है तो वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, यहाँ उनका इलाज करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन हम भेजते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर से। ये कुछ 2 चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डेवलप किया है। बिल्कुल, तो इस तरह से अगर आप मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानी से जूझ रहे हैं तो ज़रूर इस पोर्टल की आप मदद लें। यहाँ पर एक बात ज़रूर बच्चों के बारे में कहना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारे समाज का आधार होते हैं और आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में भी सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है और बहुत दुर्भाग्यवश स्थिति ये आ गई है कि हाल ही में हमने देखा है कि कोटा में कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो डॉक्टर रुचि बताएं इस बारे में कि ये जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, कैसे उन्हें इस स्थिति तक आने से रोका जा सकता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है और ऐसा सिर्फ कोटा में ही नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले बहुत सारी संस्थाओं में जहाँ पर बच्चे रहते हैं, यहाँ तक कि नवोदय विद्यालय में जी कितने हज़ारों सुसाइड हुए। उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट ने कदम उठाए उसको रोकने के लिए। सभी स्कूल्स में अब काउंसलर का प्रबंध किया गया है जी। तो हम मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को ना हम नज़रअंदाज कर देते हैं जो हम नहीं पहचान पाते हैं कि जब बच्चा जो है वो डिप्रेशन से जूझ रहा है या उदास गंभीरता में है। तो जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगे या वो एकेडमिक्स में बहुत ही पुअर परफॉर्म करने लगे, तो आमतौर पर हम बच्चे को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पर वो एक ऐसी चीज़ है जब हमें थोड़ा एज एडल्ट सतर्क हो जाना चाहिए, एज अ टीचर, है ना, और एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, कि ऐसा कोई और रीजन तो नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, या बिहेवियर से कुछ ऐसा लगे कि बच्चा अब कटा कटा सा रहता है और बच्चों के साथ में मिलजुल कर बात नहीं करता है, जिसके पीयर रिलेशनशिप भी अब अफेक्ट हो रहे हैं, फ्रेंड से ज़्यादा बात नहीं करते, क्लास में अकेला अकेला रहता है, या फिर नींद भी और गड़बड़ हो गई है। आप हॉस्टल में या घर में पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि भूख कैसी है, बच्चा कम तो नहीं खाता है। ये सारे जो है वो फ्लैग साइंस हैं। जब भी लगे कि इनमें से कोई सिम्टम है तो विशेषज्ञ की सलाह ले। बिल्कुल, तो बच्चों पर कड़ाई की आवश्यकता होती है, लेकिन इतना भी प्रेशर मत बना दीजिए कि बच्चा इतना एक्सट्रीम कदम उठाने के लिए सोचने लग जाए। डॉक्टर नंद कुमार, जैसे कि आपने पोर्टल के बारे में जिक्र किया, बहुत अच्छी ये पहल है। क्या इसी तरह से छात्र छात्राओं के लिए, बच्चों के लिए भी कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे कि बहुत बार होता है कि बच्चे आ नहीं पाते हैं, उनका इतना टाइट होता है शेड्यूल कोचिंग का या स्कूल का, कॉलेज का, आ नहीं पाते हैं। हम लोगों ने कुछ शुरुआत किया है कोटा में और सीकर में, जो राजस्थान में है। दोनों कोचिंग का हब माने जाते हैं, बहुत कोचिंग सेंटर वहाँ पे हैं, और उनके लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन क्लिनिक शुरू किया है। उसको बोलते हैं MI होप, माइंड ऑनलाइन प्रोग्राम एंड एजुकेशन। तो ये हम लोगों ने इसलिए शुरू किया है ताकि आप बिना डॉक्टर घर से बाहर निकले हुए आप कंसल्टेशन ले पाएँ और आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल पाए। उसमें साइकोलॉजिस्ट भी आ सकते हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं, और भी स्पेशलिटी के लोग हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। बिल्कुल। और सृष्टि जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि इन बच्चों और अभिभावकों के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि मैं ये समझ सकती हूँ कि कहीं ना कहीं मतलब समाज में हम सबको एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जिंदगी चाहिए, और अपने बच्चे से ये उम्मीद करना कि वो मतलब आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे और वो समाज में कोई नाम दिलाए, वो गलत नहीं है, वो नाजायज एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर यही बोलता है कि
बच्चे पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे, पेरेंट्स बच्चे का ख्याल रखेंगे। लेकिन ये बोलना कि यही रास्ता है, जी, ये नहीं बने तो तुम बेकार हो, उसके अलावा तुम कुछ भी ले आओ, तब उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है। ये रवैया कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पुश करता है स्टूडेंट्स को उस थॉट प्रोसेस में, एंड कहीं ना कहीं स्कूल्स में भी अभी तो काफी परिवर्तन आ रहा है। जी, लेकिन ये थॉट बहुत पुश किया गया कि अगर तुम ये वाले फील्ड में नहीं गए या अगर आप बेस्ट नहीं बनते हैं तब आप कुछ भी नहीं। सही बात है। तो अभिभावकों को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सृष्टि जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन अहम जानकारियों के लिए। साथ ही डॉक्टर रुचि और डॉक्टर नंद कुमार, आप दोनों ने भी बहुत ही अच्छी जानकारियां हमें दी मानसिक स्वास्थ्य पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है और इसके लिए किस तरह के कदम आप उठा सकते हैं और किस तरह से आपको सतर्क रहना होगा, सचेत रहना होगा और विशेषज्ञ की सलाह या परामर्श लेने के लिए झिझकना नहीं होगा। तो उम्मीद है कि इन सलाहों पर आप जरूर अमल करेंगे और इससे आप लाभान्वित भी होंगे। बहरहाल आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनके मेल लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं। पिछले सप्ताह कोलकाता से सुमित्रा चटर्जी ने पूछा है कि पिछले 10-15 दिनों से घबराहट और चक्कर आते हैं। तो वहीं पटना से संजय सिंह जी ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है। तो दोस्तों, बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने हम आपकी इन समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। इसी तरह आप अपने सवालों के मेल हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले सप्ताह होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।